कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया। उनके ऊपर ऐसे उत्तेजक भाषण देने का आरोप था और कहने को था कि दंगे फैलाने की उन्होंने कोशिश की है, तो उसके कोर्ट ने साबित हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने उस आधार पर उनको सजा सुना दी, उसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब इसमें कहने को कहा जा सकता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक तरह से कोर्ट का वर्डिक्ट है, न्यायालय की तरफ से उनको सजा मिली है। अच्छा, अब वो जो है 3 साल सजा भी हुई है। हाँ, 3 साल की सजा हुई है, उसी के चलते उनकी विधायकी चली गई। चूंकि 3 साल से सजा होने के बाद कानून जो बना है, 3 साल की सजा जिनको हो जाती है वे उनकी विधायकी चली जाती है और अगले 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहां पर सरकार ने इंटरेस्ट लेके उनके खिलाफ केस ले गई कोर्ट में, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। यहाँ पर सरकार तो चूंकि प्रशासन सरकार पहले से ही उनके खिलाफ है, उन नेताओं का साथ देने वाला है, तो वो तो कार्रवाई करेगा नहीं। अगर कोई वॉलंटियर स्वयं सेवी अगर कोई कोर्ट में केस लेके जाए, उनके खिलाफ आरोप लेके जाए और साबित करे, तो कोर्ट फिर उसको उस पर भी फैसला अपना सुनाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, तो न्यायपालिका का आदेश है। न्यायपालिका में अगर कोर्ट में जाके कोई इस बात को साबित करेगा कि इनके भी ये भड़काऊ भाषण थे और दंगा फैलाने की कोशिश थी, तो न्यायपालिका वहां भी उनको कन्विक्ट करेगी या उनको छोड़ेगी। यही तो बात है ना। कहने को जहां तक मैं समझता हूँ, आजम खान जी का मैंने भी सुना है, वो उसमें ऐसी कोई उत्तेजक बात नहीं थी। केवल डीएम को किसी को वो, जो कि नेताओं की आम भाषा है, आमतौर पर हम देखते हैं कि वो थोड़ा प्रशासन के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए, जनता के कामों को करवाने के लिए वो प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि ओवैसी जी तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के काम करते रहे हैं। आपने उसमें अगर देखा जाए तो ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी लगभग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वो एक दूसरे को ताकत देने के लिए वो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे कि सांप्रदायिक द्वेष फैले देश में और दोनों के दोनों अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, दोनों के दोनों। नहीं, ये तो अब पहले से ही साफ है कि एक तबका जो है वो इससे भी ज़्यादा भड़काऊ भाषण देता रहा है, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तबका यह है कि उन्होंने चाहे कुछ कहा है, उनके घरों से ढूंढ के लेके आएंगे और उनके ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहेंगे और वो साबित होते चले जाएंगे, उनको सजा मिलती रहेगी। तो ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि किसी तबके को पूरी छूट है और किसी तबके को घर से निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। तो एक तरह से राजनीति खत्म करने का ही एक देश में लगभग प्रजातंत्र का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। मतलब भेदभाव हुआ है, निश्चित रूप से भेदभाव है। जैसे कि एक और खबर पड़ी थी, अखिलेश जी के ऊपर चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे वोट काटे गए हैं लोगों के। बजाय इस बात की चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच करवाता, अखिलेश जी के ऊपर आरोप लगा दिए उन्होंने। मतलब आज के समय में राजनीति इस तरह की हो गई है कि लगभग सभी संस्थाएं जिनके ऊपर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, वे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की कैडर बन के रह गई हैं। ऐसा लगता है कि वो कैडर बन के रह गई हैं उनके समर्थक बन के रह गए हैं। तो इस तरह से लगभग ये प्रजातंत्र का गला घोंटने की पूरी साजिश है। प्रजातंत्र लगभग हो सकता है कि ये 2024 में अगर ये फिर से सत्ता में अगर आ जाते हैं, तो संभवतः ये किसी को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि कोई दोबारा इनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत भी कर पाए। लेकिन जनता तो वोट दे रही है बीजेपी को बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, हाँ, जनता वोट दे रही चाह रही है ना जनता, इसीलिए अब ये बिल्कुल देखिए, चुनाव जीतने का मतलब ये है कि जनता चाह रही है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2024 का भी चुनाव जीत गए, इसका मतलब जनता चाहती है ये। तो लोकतांत्रिक सरकार बन रही है उनकी। तो अगर 2024 का चुनाव नहीं जीत पाई, मैंने कहा अभी तक तो जनता चाह रही है। अभी तक चूंकि 2019 से पहले इनका कोई काम इस तरह का नहीं था। 2019 की सरकार 2019 में चुनाव जीतने के बाद से इन्होंने इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया है और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गला घोंटने की कोशिश की है। अगर 2024 में भी, मुझे लगता है कि जनता को अभी अच्छा सबक मिल गया है। संभवतः 2024 में जनता, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है मुझे कि जनता इनको वोट नहीं देगी और प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को संभवतः पलट देगी और नई सरकार को मौका देगी। और तब फिर अगर उसके बाद भी जनता इस रुख को आगे भी अगर इनको जिताती है, तो समझा जाएगा कि जनता ने इनके काम पर मोहर लगा दी है और जनता खुद ही चाहती है कि ये इसी तरह के एक तरफा 50 साल के, जैसे खुद ये क्लेम करते हैं अगले 50 साल तक ये सत्ता में रहेंगे, इसका मतलब जनता को मोहर लगा देगी। ये लगभग उस तरह का प्रजातंत्र अब देश में है जो चीन और रूस में जिस तरह का प्रजातंत्र है, लगभग उसी तरह का प्रजातंत्र अब देश में आता जा रहा है। एक पार्टी सिस्टम, एक व्यक्ति का शासन पूरा। और अगर जनता, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी, उसके बाद संभवतः वापस अगले इस लायक की छोड़ेंगे नहीं कि कोई और चुनाव में भाग ले सके, तो जनता को 2024 में एक मौका रहेगा। उसके बाद देखें, जनता अगर जिताती है, जाहिर है कि जनता ने इनकी कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। इसी तरह धर्म के शुरू में देखिए, 2014 में जब से
मोदी जी ने घोषणा, प्रधानमंत्री पद की घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तब से लेकर 10 साल लगातार कांग्रेस का काम देखा इन्होंने, तो जनता के अंदर एक बदलाव की एक भावना थी। जनता देखना चाहती थी कि एक बार कांग्रेस को बदल के देखें। तो लगभग पहली बार 2014 से 2019 तक उतना ज़्यादा आक्रामक रुख भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, तो जनता ने इनको दोबारा 2019 में मौका दिया। अब जो है 2019 के बाद से इनका बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख रहा है विपक्षी पार्टियों पर, जनता के और जो खिलाफ जाने वाले तबके हैं जो इनको वोट नहीं देते हैं उन पर भी बहुत आक्रामक रुख रहा है इनका। तो अब जो है परिस्थितियां बदली हुई हैं 2019 से और अब तक का जो कार्यकाल इनका रहा है उस बीच में जनता ने एक अलग, मेरा ऐसा मानना है कि जनता समझती है कि एक इनको अब जो है फिर से एक बार रिवैल्यूएशन करेगी उनका, और 2024 में संभवतः इनको दोबारा मौका नहीं देगी। अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड में 5वें नंबर की कर दी है, तो देश तो तरक्की कर रहा है ना। ये थोड़ा सा एक भ्रम है, भ्रम फैलाने में माहिर है ये। इन्होंने जो है अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर नहीं कर दी। दरअसल जो पिछली सरकार ने पिछले 70 साल का जो कार्यकाल रहा है उसने लगातार विकास करते हुए देश को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज जो है देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। ऐसा एक बार 2016 में भी हुआ था, जबकि देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना था। ये पिछली सरकारों का किया हुआ काम है जो कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं उस तरह से देश लगभग एक विकास का उल्टा चक्र घूम गया है। तो अगर ये बहुत समय अगर ये रह जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आज देश एक आर्थिक भंवर में धंस गया है, अर्थव्यवस्था उल्टे डायरेक्शन में जा रही है इस समय, और ये बहुत समय अगर कामयाब रह गए तो देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा। ये जो वित्त मंत्री फिर क्यों कहती हैं कि हमने जो मजबूत कर दी अर्थव्यवस्था देश की? हर आदमी अपने सरकार को, अपने काम को अपने तरह से डिफेंड करने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीबी देश में बहुत ज्यादा बढ़ी है, भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ी है। केवल देश का सारा पैसा कुछ उद्योगपतियों के हाथों में सिमटता जा रहा है। देश में लोगों में जो कहा जाए कि एक अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। असमानता, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। केवल कुछ लोगों के हाथ में देश की सारी दौलत सिमटती जा रही है। इससे जो है देश एक बड़े ही दुष्चक्र में फंस गया है। लेकिन धर्म की काट क्या है सर विपक्ष के पास में, जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उसकी काट क्या है? नहीं, अब जनता में लगभग सैचुरेशन आता जा रहा है, जनता समझ चुकी है इन बातों को। लगभग बहुत ज़्यादा ये काट अब नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि अगर 2017 का चुनाव में देखेंगे उत्तर प्रदेश में इनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, उससे अब सीट बहुत कम हुई हैं। अब जो है ये आगे आने वाले इलेक्शन में लगातार हारेंगे। और अभी तक क्या था कि सभी विपक्षी पार्टियां किसी एक वोटर सेक्शन को टारगेट करके अपनी चुनावी रणनीति बनाती थी। अब पहली बार ऐसा आया है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉम्पिटिटर उसी वोट बैंक को, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली है, इनका भी एक कॉम्पिटिटर, इनका एक प्रतियोगी अरविंद केजरीवाल के रूप में सामने आया है, जो आज के दौर का बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ है। आज के दौर में अगर मैं मानूंगा तो सबसे कुशल राजनीतिज्ञ अरविंद केजरीवाल है, जिसने कि अपने जीवन में बेहतरीन शिक्षा IIT से पढ़ के आया। इस देश तो कह रहे हैं कि जो करेंसी पे जो है लक्ष्मी की फोटो छापी है उससे क्या फायदा होगा देश की अर्थव्यवस्था को? वो तो धर्म की चाशनी पिला रहा लोगों को। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा वो बीजेपी की भी टीम है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है, बहुत बुद्धिमान है। उनकी प्रतिभा पर, उनकी योग्यता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। वो उन्होंने लेकिन उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में एक पहले NGO बनाए, आंदोलन किए, उसके बाद पार्टी बनाई, और अपने देखते ही देखते इतनी स्थापित पार्टियों के बीच में अपने जगह बनाकर रोजगार नहीं दे पाए लोगों को दिल्ली में, लेकिन फ्री पानी बिजली के अलावा। फिर भी आप देखिए लगातार उनका कद बढ़ता चला है दिल्ली में। ऐसे समय पर जब मोदी का सूर्य चमक रहा था, उस समय भी मोदी कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाए। पंजाब के अंदर उन्होंने सरकार बनाई, हिमाचल के अंदर एक अच्छी स्थिति में है, गुजरात के अंदर अच्छी स्थिति में है, जबकि 50 साल से पार्टियां हैं जो आज भी वहां तक नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाई। जबकि केजरीवाल का कद, उनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जानते हैं कि राजनीतिक रणनीति कैसे बनाते हैं। ये जो बात आपने कही है ना, भगत सिंह और बाबा साहब के जो चित्र की आड़ में लोगों के वोट वसूल रहे हैं दलितों के, स्पेशली जो OBC के। इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक दे रहे ना, इसीलिए राजनीतिक रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक रणनीति बनाकर सत्ता पर हासिल की थी,
कोई हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहा, कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा, तो केवल मूर्ख बना रहे लोगों को ये। सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। कैसे मूर्ख बना के लोगों को आंखों में धूल झोंक के किस तरह से सत्ता हासिल की जाए। सत्ता के इस खाल में नटवरलाल बड़ा कौन है, बीजेपी या केजरीवाल? मैं इस बात को नहीं बोलूंगा। जो सत्ता में जो जितना ऊंचा पहुंचेगा वो उतना बड़ा नटवरलाल है। आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा हुआ है वो बड़ा नटवरलाल है। केजरीवाल छोटा नटवरलाल है, जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। और मेरा उम्मीद है, बहुत प्रतिभा है इनमें, तो निश्चित रूप से धूर्तता है। राजनीति के लिए, एक कुशल नेतृत्व के लिए ये सारे गुण, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये सारी कलाएं हैं, ये इनको कलाएं कहा जाता है। सभी कलाओं में स्टेट वेलफेयर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए उसे कुटिल भी होना चाहिए, बाकी गुण जो है ना, क्योंकि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं को देखना पड़ता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिर अंतर क्या रह गया? अंतर यह है कि देखिए, इनका जो रणनीति है वो यही है कि देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा केजरीवाल जी में है। मतलब रास्ता चाहे कोई भी हो, झूठ बोलना, धूर्तता दिखाना, चालाकी दिखाना नहीं। अब ये तो एक सामने, अगर आपके सामने, यही भारतीय संस्कृति के अंदर इन सभी बातों को आप देखेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बड़े बड़े जिनका हमें अवतार मानते हैं, उन्होंने भी युद्ध मानते हैं, अवतार थे। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो शास्त्र, मतलब इसलिए वो जो लक्ष्मी की फोटो लेकर के आ रहे हैं, हाँ, नोट पर, वो जानते हैं कि इस पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनमानस में अपनी जगह बनाने के लिए क्या हथकंडे अपनाने हैं। उत्तम जी, जो नोट पे जो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी की फोटो छापी है, गणेश की छापी है, ये आप सहमत इस बात से कि छपनी चाहिए? सवाल छपनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत इससे कोई फर्क नहीं। सच बात तो यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर आप क्या छापते हैं।